नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सीएम योगी के अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता भी हैदराबाद पहुंचे हैं। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ होगी, वहीं समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ होगा। 2 दिनों तक चलेगी कार्यकारिणी की इस बैठक और इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होंगे। एक आर्थिक प्रस्ताव पास होगा और दूसरा वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। वहीं 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 33,000 बूथ संयोजक रहेंगे। इस सभा का नाम विजय संकल्प सभा रखा गया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ संगठन के पदों पर भी हो सकता है बदलाव। 2024 को लेकर बीजेपी की उत्तर प्रदेश पर नजर है। हर स्तर पर पार्टी के बड़े नेता विचार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे में सभी सीटें जीतने के लिए तैयारी कर रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्दी नए अध्यक्ष पद पर की भी नियुक्ति हो जाएगी। कौन होगा वो नाम, इस पर भी मंथन होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे में सभी सीटें जीतने के लिए तैयारी कर रही है। इसलिए हर पद पर कौन उम्मीदवार होगा, किसको बिठाया जाएगा, इस पर भी बहुत जल्द फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर ले लिया जाएगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ाए हैं। अनूप, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। कौन कौन इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, कितने बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी और 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक आज शुरू होने जा रही है। जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है हैदराबाद में शुरू हो गया है। कई मायने में ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, उस सिलसिले को पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और उनका पूरी तरह से फोकस जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में है। और बीजेपी का मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज कराना चाहती है, यानी कि खास रणनीति यहीं से इस बैठक के बाद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। नीलू, ये बता दूं कि आज की बैठक में ही जो संगठन की रिपोर्टिंग होती है हर स्टेट की तरफ से, उस बैठक में जो राज्य इकाई के संगठन में किस तरह से आगे बदलाव करना चाहिए उस पर चर्चा की जाएगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर जो लगातार पिछले दिनों मंथन किया गया है उस पर भी मुहर लगाई जाएगी और पार्टी हर स्तर पर हर समीकरण का ध्यान रख करके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये बैठक न केवल देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। बिल्कुल। और अनूप, हमने देखा बीजेपी कहते हैं 24x7 चुनाव के मोड में रहती है। अभी 1.5 साल का वक्त बचा है 2024 चुनाव के लिए, लेकिन अभी से मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो गया है और इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं 3 जुलाई को, ऐसी खबर है। वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, कितने लोग इसमें जुड़ेंगे? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि इस कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जो है जनसभा है, विजय संकल्प सभा इसका नाम दिया गया है। लेकिन ये जो बैठक हो रही है नीलू, उसमें वंशवाद मुक्त राजनीति, ये इस थीम पर इस बैठक को किया जा रहा है। इसके बहुत मायने लगाए जा सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से वंशवादी पार्टियां
अपने परिवार के लिए सिर्फ काम करती है, उसको लेकर के एक राजनीति की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी मानती है कि बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है। यहाँ संगठन को तरजीह दी जाती है। एक बूथ स्तर का नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे में जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का ही उदाहरण देख ले, और साउथ में अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो पूरी तरह से पारिवारिक पार्टी बनकर ही रह गई है। तो ये एक नया मूल मंत्र इस बैठक के बाद पूरे देश में बीजेपी देने वाली है। बिल्कुल, तो 2024 के लिहाज से कार्यकारिणी की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, और साथ ही साथ दो अहम प्रस्ताव भी यहां पर पास होंगे, एक तो आर्थिक और दूसरा वंशवाद मुक्त भारत। चलिए, इस पर हमारी नजर रहेगी। अनूप, आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कानपुर हिंसा की करें तो कानपुर हिंसा के मामले में साजिश करने वाला अजीम खान थानेदार का निकला है करीबी। प्रभारी निरीक्षक नवाब खान और अजीम खान का फोटो साथ में वायरल हुआ है। बेकनगंज थाना कोतवाली नवाब खान की कोतवाली है, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कानपुर हिंसा मामले में साजिश की गई है। अजीम खान जो थानेदार है वो निकला है थानेदार का करीबी। प्रभारी निरीक्षक नवाब खान और अजीम खान का फोटो वायरल हुआ है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह से करीबी है, किस तरह के संबंध इन दोनों के बीच में? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को जिस प्रकार से कानपुर में उपद्रव हुआ, बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसकी शुरुआत हुई। हालांकि 2-3 थाना क्षेत्र में उसकी आंच भी फैली। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की प्राथमिकता थी इनको किस तरह वाइंड अप किया जाए, लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक एक करके सब सलाखों के पीछे भेजने की कवायद अभी शुरू ही हुई थी। इस दौरान कुछ फोटोज भी वायरल होने लगे थे, मगर इन सब के बीच जो अजीम खान है, जिसका फोटो इस वक्त हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये बेकनगंज के प्रभारी निरीक्षक, जो वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक, जिनको कल देर रात सस्पेंड भी कर दिया गया किसी और प्रकरण में, ये फोटो वायरल हुआ है। इस फोटो वायरल होने में जो व्यक्ति साथ खड़ा है, इस बताया जा रहा है कि जिस दिन उपद्रव हुआ रुमाल दिखाने में इसका नाम था, और थाने की पीस कमेटी की मीटिंगों में भी बैठता था, उपद्रविता भी कुछ दिन पूरे से जेल भी भेजा गया है। इन सब के बीच अब ये चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर पुलिस की वर्दी के साथ सटा हुआ व्यक्ति की कितनी घनिष्ठता है, कितनी, ये भी एक जांच का विषय। मगर इन सब के बीच जो फोटो वायरल हुआ है, ये चर्चाओं में, पुलिस की चर्चाओं में, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस के कमिश्नर ने कल देर रात 2 बजे रात के आसपास ये 4 थानेदारों की जो एक पूरी सूची तैयार की थी, उसमें कानपुर के बजरिया के थाना अध्यक्ष हैं, उसमें कानपुर के चमनगंज के थाना अध्यक्ष हैं, कानपुर के ये बेकनगंज के थाना अध्यक्ष हैं जिनका नाम नवाब खान है, जिनकी फोटो वायरल हुए। अब इस पे भी एक और जांच होगी और वास्तविकता पता करने की कोशिश जाएगी। आखिर इस फोटो के साथ किस उत्सव में थे, क्या प्रकरण था, क्या ये शांति समिति की बैठक में थे या कोई होली मिलन समारोह चला था, तमाम इनसे जांचों से पर्दा उठना भी बाकी है। मगर ये फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्लॉगर मर्डर केस में अब एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो ब्लॉगर की हत्या के बाद का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो फ्लैट के अंदर का है। बता दें कि ब्लॉगर रितिका की फ्लैट से फेंककर हत्या कर दी गई थी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि फ्लैट के हर कोने में सामान बिखरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लॉगर रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद हुई थी, यानी कि जो रितिका को मारने लोग पहुंचे थे उनके साथ जमकर जद्दोजहद हुई। फ्लैट के अंदर की तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियारों से रितिका ने 2-2 हाथ किए, जिसकी वजह से फ्लैट का सारा सामान बिखर गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। डायरी में रितिका ने आकाश परिवार के बारे में लिखा है कि वो अक्सर उसे परेशान करते थे, तो वहीं आकाश झूठे फोटो दिखाकर उसे बदनाम करता था। डायरी में रितिका ने दीप्ति नाम की महिला पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है। ये डायरी पिछले साल 10 जून की रात करीब 12:45 पर लिखी गई थी। रितिका की डायरी में लिखा है कि बचपन से ही अब तक बहुत दुख संघर्ष देखे हैं, पर जब बड़ी हुई तो दुख ने हर तरफ से घेर लिया। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर शायद किस्मत से इतने दुख लिखवा कर लाई थी कि सब ने बस इस बात का फायदा उठाया और बहुत सताया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल पेज की पुष्टि नहीं करता। और मैनपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बदमाश घुन्ना उर्फ ईश्वर पर जनपद मैनपुरी और फिरोजाबाद में कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उसके ऊपर फिरोजाबाद में 25,000 और मैनपुरी में 20,000 यानी कि कुल मिलाकर 45,000 रुपए का इनाम घोषित था।
पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में थाना अध्यक्ष दन्नाहार बाल बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लगी है। और यूपी सरकार 2.0 में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में रायबरेली में गैंगस्टर की 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई, तो वहीं मेरठ में भी अपराधियों पर और माफियाओं पर उनकी खैर नहीं है। रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैजान की 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। फैजान और उसकी पत्नी जेबा अवैध तरीके से अर्जित धन को इन संपत्तियों में लगाते थे, जिन्हें अब कुर्क कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घंटाघर इलाके में बिल्डिंग नंबर 9, 11 और 13 में दर्जनों दुकानों को सील किया गया है। इन संपत्तियों के अलावा 8 लाख रुपए की कीमत की एक कार भी जब्त की गई है। ये कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत जो भू माफिया बिल्डर हैं फैजान और उनकी पत्नी जेबा, जो एक गैंग बना करके काम करते थे और उनके द्वारा अवैध तरीके से जो अर्जित की गई संपत्ति थी, भवन संख्या 9, 11 और 11। यूपी में अगर माफियाओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में हुई है, जहां अपराधियों और माफियाओं की करीब 1 अरब 17 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इतना ही नहीं, रेंज के 4 बड़े माफियाओं के करीब 5 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और आजमगढ़ में एसपी विधायक रमाकांत यादव के भांजा रंगेश यादव को शराब माफिया घोषित कर दिया गया है। रंगेश समेत 6 लोगों को शराब माफिया घोषित किया गया है। आपको बता दें कि अहरौला इलाके में शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर और स्टाफ ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। एम्बुलेंस सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी, तभी देवबंद फ्लाईओवर पर यह हादसा हो गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस में लगी आग को बुझाने में मदद की। और इटावा में देर रात ही उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है, इस बात का अवनीश अवस्थी ने रात में ही करीब 2:30 बजे पहुंचकर इटावा की सीमा से लगने वाले निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लेने पहुंच गए। इस दौरान इटावा के जिलाधिकारी एसएसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। अवनीश अवस्थी ने सभी अफसरों को तय वक्त में सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायक पल्लवी पटेल अब आमने सामने आ गई हैं। लखनऊ में आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक जगह पर ये जयंती मनाना चाहती हैं दोनों बहनें, लेकिन प्रशासन ने पल्लवी पटेल के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई। इतने से बात नहीं बनी तो फरियाद लेकर सीएम आवास पर जा पहुंची। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि एक नेता के इशारे पर उन्हें कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। और आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर तलवार से केक काटता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। तलवार से एक साथ काटे गए कई बर्थडे केक, तलवार के साथ बर्थडे मनाते हुए वीडियो अब वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये मामला बताया जा रहा है एतमादुल्ला इलाके का है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक साथ कई केक काटे जा रहे हैं, हाथ में तलवार है और जश्न मनाया जा रहा है। और देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि यूपीआई वैश्विक स्तर पर पॉपुलर हो रहा है। आने वाले वक्त में यूपीआई के जरिए लेन देन देश के कुल जीडीपी का 8% तक पहुंच जाएगा। भारत बना डिजिटल पेमेंट का बॉस। मैंने तो कैश रखना ही बंद कर दिया जेब में।
अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जेब में चेक करूंगा तो 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। यूपीआई का बढ़ा मार्केट, लोगों का भरोसा भी। पेमेंट और क्रेडिट कार्ड भी कम हो गया, अब गूगल पे यूपीआई पेमेंट अब ज्यादा होने लगा। देश के पॉपुलर, विदेश में भी डिमांड। मेरे को तो बहुत फायदेमंद निकलता है। एटलीस्ट इफ यू डोंट इवन हैव द कैश, यू डोंट हैव टू गो टू द एटीएम, वेट इन द लाइंस, और कैश ट्रांजैक्शन घटा, रिकॉर्ड बनाएगा यूपीआई। सारे जितने भी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर होते हैं, मतलब कम से कम 70 to 80% ट्रांजैक्शन इस पे आ रहे हैं। भारत का यूपीआई दुनिया में डंका। लेकिन सवाल उठता है कि यूपीआई सिस्टम इतनी तेजी से पॉपुलर क्यों हुआ? लोगों का भरोसा यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहले ये खबर देखिए, खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा के बदलापुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि एटीएम मशीन में च्युइंगम या फिर एल्फी लगाकर ठगी किया करते थे। ये गिरोह जैसे ही कोई एटीएम से कैश निकालने आता तो उससे पहले एटीएम मशीन के एंटर बटन और कार्ड स्वैप करने की जगह पर एल्फी लगा देते थे, जिससे उसका कार्ड जाम हो जाता था। इसके बाद गिरोह का एक सदस्य अंदर जाता, पीड़ित की मदद की बात कहता और उसे फर्जी कॉल सेंटर का नंबर देकर कॉल करने को कहता। कॉल के दौरान गिरोह का दूसरा सदस्य पीड़ित को पिन एंटर करने के लिए कहता था। इस तरह से गिरोह ग्राहक का एटीएम पिन जान लेता था और जब मशीन में जाम कार्ड को छोड़कर ग्राहक चला जाता तो गिरोह के सदस्य कैश विड्रॉ कर लेते। जाहिर है कि एटीएम के जरिए कैश निकालना, अपने पास कैश रखना यूपीआई सिस्टम की अपेक्षा सेफ नहीं है। प्रिकॉशंस ये हैं कि सबसे पहले तो कभी अपनी कार्ड डिटेल्स सेव ना करें। ओटीपी अपना, सब जानते हैं ओटीपी क्या होता है आजकल, किसी के साथ शेयर ना करें। उसके अलावा अपना जो पासवर्ड है वो ज्यादा सिंपल ना रखें। सिंपल मतलब डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर के हिसाब से ना रखें, कॉम्प्लिकेटेड रखें। और इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसके चलते यूपीआई का प्रचलन बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक ग्लोबल होने लगी है। यूपीआई की ग्रोथ कितनी है, इन आंकड़ों से समझिए कि एक महीने में $100 बिलियन का लेन देन यूपीआई के जरिए होता है। एक महीने में 150 मिलियन यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई के मुताबिक 2025 तक यूपीआई के जरिए होने वाला लेन देन भारत की जीडीपी का 8% होगा। यूपीआई सिस्टम की पहचान ग्लोबल हो चुकी है। भारत के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस की लायरा कंपनी ने यूपीआई के लिए समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया भी यूपीआई सिस्टम को लागू करने को लेकर उत्सुक दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में है, पर बावजूद इसके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते। 2 दिन के चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने यही मुद्दा उठाकर पूरे विभाग के सामने सवाल छेड़ दिया कि हालात कैसे सुधरेंगे। जरा ये बताइए। उत्तराखंड में कुल 1,95,000 सरकारी कर्मचारी हैं और इनमें से अकेले 70,000 शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं। ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हैरानी जताते हुए देहरादून में शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में कही। 2 दिन के इस चिंतन शिविर में शिक्षा विभाग के राज्य, जिले और ब्लॉक लेवल के अधिकारी पहुंचे, जिनके सामने मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है। इस सवाल का जवाब सबको खोजना होगा। है उस पर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद जो भी। और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक अहमद को फर्जी सिम देने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। देवरिया जेल कांड में थी पुलिस को इसकी तलाश। पुलिस ने हमजा अंसारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी पते पर लिए थे 3 सिम और उसे दिया गया था अतीक अहमद को। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है।
अतीक अहमद को फर्जी सिम देने के मामले में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। देवरिया जेल कांड में पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने हमजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।